वेल हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो रेफरेंस लूँगा मैं किताब का वो है स्पेक्ट्रम बाय रजीव अहीर। मेरा नाम आलोक रंजन है। तो पहले ये सोचते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कब हुई। तो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइमलाइन दे रखा है। किसी एक को फॉलो करो तो वो कहता है 1857, जो हमारा सिपो म्यूटिनी होता है। कुछ लोग कहते हैं 1850, कुछ लोग कहते हैं 16वीं सदी में शुरू हो गया था। तो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइम दे रखा है। तो स्पेक्ट्रम ने क्या बोला? स्पेक्ट्रम ने बोला कि जब यूरोपियंस हमारे यहाँ आए उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मान लेते हैं। ठीक है। अब जो हमारा यूनिट 2 है वो यही है कि यूरोपियंस का आगमन और ब्रिटिश का कॉन्सोलिडेशन, ब्रिटिश पावर का कॉन्सोलिडेशन इंडिया में कैसे होता है, जिसमें चैप्टर 3 जो है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इंडिया में यूरोपियंस का आगमन। और सबसे पहले कौन आते हैं? आते हैं पोर्टुगीज। अब हमें ये सोचना चाहिए कि यूरोपियंस तो रहते थे यूरोप में कहीं, यहाँ यूरोप है मान लो, यहाँ एशिया है, यहाँ हमारा अफ्रीका है। तो ये यूरोपियंस यहाँ आते क्यों हैं एशिया में, और वो भी ऐसे घूम के आते हैं? क्यों आ रहे हैं भाई? उनको अपने घर में मन नहीं लग रहा है क्या? तो उसका कारण समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम का जन्म होता है 7वीं सदी में, जो यंगेस्ट रिलीजन है हमारा, यंगेस्ट ऑफ मेजर रिलीजन्स। और इस्लाम का जन्म होता है मक्का में, जो अभी सऊदी अरबिया में है। ये रहा मक्का और ये रहा मदीना। पता ही होगा अगर कोई भी मुस्लिम पढ़ रहे होंगे से तो। और ये बगल में दिख रहा होगा रेड सी। अब इस्लाम का जन्म हुआ तो इस्लाम तो अपने आप को फैलाना चाहेगा आसपास के जगहों में। तो इस्लाम उस समय फैलाने की कोशिश कर रहा था। और उसी समय है क्रिश्चियनिटी, जो ऑलरेडी सबसे बड़ा धर्म है हमारा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में होता है फ्रिक्शन, लड़ाई। धार्मिक लड़ाई बोलो, ट्रेड का लड़ाई बोलो, लड़ाई होना शुरू होता है। अब थोड़े से पीछे चले जाते हैं हम 6ठी सदी में। तो ये है 6th सेंचुरी का हमारा रोमन एम्पायर, जिसे हम बेजेंटाइन एम्पायर बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर। इसमें जो इलाके हैं वो हैं हमारे नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ वाले, यूरोप के साउथ वाले और यूरो एशिया वाले। ये इलाके पर कब्जा है रोमन एम्पायर का, बेजेंटाइन एम्पायर का। आप देख सकते हो 527 से 565 ईस्वी के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। अब उस समय रोमन एम्पायर का झड़प हो जाता है पर्सिया से, और पर्सिया यहाँ से अटैक कर देता है इजिप्ट पर और इस पर कब्जा कर लेता है अपना। अब ये रेड सी वाला इलाका मैं क्यों बोला था इंपॉर्टेंट, ये रेड सी वाला, क्योंकि यही है रेड सी, ये इलाका है रेड सी वाला नीचे। ठीक है। और ये इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका इजिप्ट पे कब्जा होगा उसका रेड सी पे कब्जा होगा। अब रेड सी क्यों इंपॉर्टेंट था, इसे समझने के लिए इस पिक्चर को देखो। उस समय ये इलाका है यूरोप वाला, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा पर्शिया है, ये हमारा इजिप्ट है। तो ये सब जो इलाका है ना वो बाद में ओटोमन एम्पायर के अंदर आता है। तो ये सब पे कब्जा हो जाता है अरब्स का। और अरब्स का कब्जा होने की वजह से ये जो रेड सी वाला इलाका है, ये जो रेड सी वाला इलाका, और यहाँ से एक रूट निकलती है, रास्ता निकलता है जो इसे इंडिया से जोड़ता है, इंडोनेशिया से जोड़ता है और अदर ईस्टर्न कंट्रीज से जोड़ता है। इसे ईस्ट की तरफ जो भी कंट्रीज हैं उससे यही रास्ता कनेक्ट करता है इनको। तो जो भी ट्रेड होता था ना वो इसी रूट के थ्रू होता था। ये है मेडिटेरेनियन सी हमारा और ये यूरोप है। तो यूरोप में जो मसाले थे हमारे, जो सिल्क था हमारा, कॉटन था हमारा, प्रिंटेड फैब्रिक, कुछ स्टोन थे महंगे महंगे, उसका बहुत डिमांड था यहाँ यूरोप में। क्लियर? अब क्या होता है कि इस पूरे इलाके, लैंड वाला इलाका धीरे धीरे कब्जा कर लेता है अरब्स, और ये सी का इलाका भी कब्जा कर लेता है अरब। तो अरब्स जो होते हैं वो लैंड और सी दोनों का रूट ब्लॉक कर देते हैं यूरोप के लिए। मतलब अगर इन्हें इंडिया का कोई भी सामान खरीदना है या इन्हें अपना कोई भी सामान इंडिया में बेचना है तो इन्हें अरब इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ेगी और उनके थ्रू ही ट्रेड होगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कट जाता है। यही मेन मुद्दा रहता है कि इन्हें एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है इंडिया पहुंचने के लिए, क्योंकि इंडिया का जो मसाला है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोप में। और अब ये जो अरब्स बीच में आ गए थे 10 गुना ज़्यादा प्राइस ले रहे थे, बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे थे बीच में सिर्फ उस रास्ते पे कब्जा करके। अब आगे देखते हैं होता क्या है। पर्शिया ने इजिप्ट पे कैप्चर किया और इसीलिए पर्शिया आ गया अरब्स के कंट्रोल में। अब रेड सी जो ट्रेड रूट था वो अरब्स के कंट्रोल में आ गया इसकी वजह से। अब इंडियन स्पाइसेज, कैलिको, सिल्क और प्रीशियस स्टोन्स जो थे उनका यूरोप में बहुत डिमांड था, जैसे मैंने पहले बताया।
अब स्लोली क्या करते हैं, सी रूट के साथ साथ लैंड रूट भी कब्जा कर लेते हैं वो लोग, अरब्स लोग। तो जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, इंडिया यूरोप का कनेक्शन था, वो टूट जाता है। और अब क्या होता है, बीच में आ जाते हैं अरब इंटरमीडियरीज और ये कमाते हैं बहुत सारा प्रॉफिट। ठीक है, अब धीरे धीरे ये 7वीं सदी की बात है, 7वीं से 8वीं सदी, 9वीं सदी ऐसे चलते रहता है। अब आता है 15वीं सदी का यूरोप। अभी तक कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं है, अभी तक इनको जो भी सामान लेना है वो अरब से ही लेते हैं। तो 15वीं सदी में आता है रिनेशा, जो कहता है कि हर सवाल पे क्वेश्चन करो, द राइट टू क्वेश्चन एवरीथिंग, जिसको अगर एक फ्रेंच वर्ड है जिसे बोलते हैं रीबर्थ, इसका मीनिंग है। और इसमें हर चीज़ पर क्वेश्चन करना शुरू करता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना शुरू होता है 15th सेंचुरी में यहाँ पे। और यहाँ पे मॉडर्निटी का एक एलिमेंट आता है, लोग मॉडर्न होने की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो शिप बिल्डिंग में काफ़ी लोग आगे निकलते हैं यूरोप में, और अरब से इनके बराबर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि यहाँ पे टिम्बर का उतना अच्छा अवेलेबिलिटी नहीं था अरब्स कंट्रीज में, जो रीजन अरब्स के कंट्रोल में थे उन रीजन्स में। तो यहाँ पे यूरोपियंस एक अर्ज फील करते हैं टू फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट टू द ईस्ट टू रिमूव दिस मिडलमैन, दैट इज अरब इंटरमीडियरीज, एंड गेट मोर प्रॉफिट्स। अब अरब जो मर्चेंट्स थे, यहाँ पे 2 मर्चेंट्स काम कर रहे हैं। पहला है अरब मर्चेंट्स जो ऑलरेडी प्रॉफिट्स बना रहे हैं, दूसरा हमारे यूरोपियन मर्चेंट्स हैं जिनका प्रॉफिट बहुत घट चुका है। तो यूरोपियन मर्चेंट्स चाहते हैं कि भाई एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें, ताकि हम वहाँ पहुँचें, इंडिया तक पहुँचें या फिर ईस्टर्न कंट्रीज इंडोनेशिया तक पहुँचें, अदर कंट्रीज़ में, और वहाँ से सामान लेकर के हम अपने आएँ और ट्रेड करें। ये जो बीच वाला अरब जो है ना, उसे हटा दिया जाए किसी तरह से। तो इसके लिए उन्हें एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लैंड का रास्ता और सी का रास्ता, रेड सी वाला रास्ता ऑलरेडी अरब्स के कब्जे में है। तो 15th सेंचुरी यूरोप में होता क्या क्या है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो नए नए ज़मीन होता है उस पर कल्टीवेशन शुरू किया जाता है, एग्रीकल्चर शुरू किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हो रहा है, जैसे क्रॉप रोटेशन हो रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो यूरोप के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, और जिसकी वजह से लग्जरियस गुड्स का डिमांड बढ़ता है। लग्जरियस गुड्स में ऑर्नामेंट्स होते थे, जैसे मैंने बताया जो प्रीशियस स्टोन्स थे वो इंडिया से काफ़ी मात्रा में जाते थे यूरोप। तो जो लग्जरियस गुड्स थे उसका भी डिमांड बढ़ा। वहाँ पे एक और चीज़ की डिमांड बढ़ी जिसका नाम है मीट। मीट का सप्लाई बहुत बढ़ गया, और मीट का सप्लाई जब बढ़ा, मीट का जब डिमांड बढ़ा, तो डिमांड फॉर स्पाइसेस शूट अप। स्पाइसेस को, क्योंकि मीट अभी भी आप चिकन खाते हो तो उसमें मसाला कितना लगता है, और मसाला मिलता था इंडिया में, और इंडिया से नहीं खरीदना पड़ता था। इसकी वजह से जब वहाँ पे मीट का सप्लाई बढ़ता है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ता है स्पाइसेस का, और अब स्पाइसेस का डिमांड जो बढ़ रहा है वो इंडिया से आता है, तो अरब्स वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाना शुरू करते हैं। तो इन लोगों को लगता है यार क्या हो रहा है, ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, हमें एक दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक टर्म है ओरिएंटल गुड्स, जैसे आप अगर गूगल करेंगे तो मिलेगा कि वो सामान जो ईस्ट से आता है, ये वेस्टर्न वर्ड है एक दिया हुआ, जो एशियन ड्रग्स हो गया, फिर गुड्स हो गया, जो ओरिएंट से आता है, ईस्ट से जो भी आता है सामान ना, उसे हम कहते हैं ओरिएंट गुड्स या ओरिएंटल गुड्स। अब ये है यूरोप। यूरोप में ये 2 इंपॉर्टेंट है, पोर्टुगल और स्पेन। यहाँ पे है हमारा इटली, जहाँ पे एक वेनिस पोर्ट है, और एक है हमारा जिनोवा। तो ये लोगों को लगता है कि हमें यहाँ से ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ तक, और ट्रैवल करने के बाद हमें रूट ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम क्या करते हैं, हम इसे आदमी देते हैं, शिप देते हैं, टेक्निकल नॉलेज देते हैं, पैसा भी देते हैं और आदमी भी देते हैं, सब कुछ हम इसे देते हैं, और कहते हैं कि आप दोनों मिलकर के उस रूट को ढूंढो, एक इंडिया के लिए एक अल्टरनेटिव रूट को फाइंड करो, सी रूट को, क्योंकि लैंड इधर से ब्लॉक्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जेनोईज एक टर्म दिया हुआ है, जो नेटिव्स ऑफ जिनोवा है उन्हें बोलते हैं जेनोईज, और ये है हमारा जिनोवा, ये इटली है हमारा, और इटली में ये जिनोवा है और ये वेनिस है। ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और उस समय चल रहा था क्रिश्चियनडम रेजिस्टेंस टू इस्लाम, मतलब इस्लाम अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहा था और क्रिश्चियनिटी उसे टक्कर दे रहा था। अब क्रिश्चियनडम का मतलब है क्रिश्चियन डोमिनेंस, मतलब जो ऐसे रीजन्स जहाँ पे क्रिश्चियन का डोमिनेंस हो उसे क्रिश्चियनडम बोलते हैं, और ऐसे जगह पे इस्लाम का डोमिनेंस हो इस्लाम बोलते हैं। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में एक रेजिस्टेंस चल रहा था एक दूसरे को लेकर के। इस दौरान पोर्टुगल, जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एक नेशन है, वो कहता है कि मैं क्रिश्चियनडम का लीडर बनता हूँ, अपने आप को क्रिश्चियनडम का लीडर समझता है, और वो चाहता क्या है कि वो इस्लाम पे अटैक करे, मतलब किसी तरह से इस्लाम को एक रेजिस्टेंस दे और उसे हटाए या कमज़ोर करे उसके फैलाव को।
तो यहाँ पे आता है एक इंसान जिसका नाम है प्रिंस हेनरी, जो पोर्टुगल का प्रिंस है, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। इसे नेविगेटर का खिताब दिया गया है, इसका एक निकनेम है। इसका ऑब्सेशन बन जाता है टू फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट टू इंडिया एंड ऑल्सो टू सर्कमवेंट। सर्कमवेंट का मतलब वो कहता क्या है कि मैं यहाँ से तो लैंड से अटैक करूँगा मुस्लिम्स के ऊपर, और यहाँ अफ्रीका पहुँच के इधर से और इस आर्मी से इधर से अटैक करूँगा। एक तरह से इसको मैं कमज़ोर करूँगा, मुस्लिम वाले इलाकों को दो तरह से अटैक करके, और इंडिया के लिए एक दूसरा रूट भी ढूंढूंगा मैं। ये प्रिंस हेनरी सोचता है, ऐसा करना चाहता है। हालांकि वो कर नहीं पाता है और 1460 में वो मर जाता है। तो ये ओवरऑल पिक्चर होता है प्रिंस हेनरी का। अब इसके बाद भी अलग अलग लोग आएंगे। तो ही वॉज नीन टू फाइंड अ वे टू सर्कमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी है हमारा, और इसके ईस्ट में मुस्लिम्स हैं यहाँ पे। तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में जो मुस्लिम्स डोमिनेशन है उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। एंड ही वांटेड टू ब्लॉक ऑल द रूट्स दैट कनेक्ट इंडिया टू यूरोप। मतलब मुस्लिम्स को हर उस रास्ते से हटाना चाहता था। एनीवे, इसे पोप निकोलस V, अब पोप क्या है? पोप है क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक, ठीक है। तो पोप निकोलस V इसे एक बुल देते हैं 1454 में, 1454 में। और बुल एक तरह से राइट होता है, एक्चुअली एक राइट देते हैं नेविगेट करने के लिए कि आप नेविगेट करके ओरिएंट तक जाओ। ओरिएंट मतलब इंडिया तक जाओ, और इंडिया तक जा करके इस्लामिक इन्फ्लुएंस को कमज़ोर करो और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करो, ठीक है। मतलब इस्लाम को कमज़ोर करो और क्रिश्चियनिटी को बढ़ाओ, ओरिएंट तक जाओ तुम। ये एक राइट देता है प्रिंस हेनरी को। हालांकि वो ये कर नहीं पाता है और 1460 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बीच में फिर बहुत सारे राजा आते हैं पोर्टुगल्स में, लेकिन वो उतने पैशनेट नहीं रहते हैं इस रूट को फाइंड करने के लिए। तो धीरे धीरे 1494 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। और इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या करते हैं, एक अटलांटिक ओशन ये है, केप ऑफ वर्दे ये रहा, और इसे 1300 माइल्स दूरी पर वो लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ये, और ड्रॉ करके ये तय करते हैं कि इसके राइट साइड पोर्टुगल एक्सकवेशन करेगा। मतलब सारा जो खोज करना है वो पोर्टुगल्स करेंगे, और लेफ्ट साइड स्पेन करेगा। क्लियर है? अगर ध्यान से देखें तो इस मैप में ये रहा ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, और ये लाइन रही। इसके ईस्ट साइड जो जाना है वो जाएगा पोर्टुगीज, और वेस्ट साइड जाएगा स्पेन। यही ट्रीटी है ये। इंडिया हमारा यहाँ है ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ पे कौन से आएंगे? पोर्टुगल्स आएंगे। मतलब यहाँ पे ये चीज़ 1454 में कन्फर्म हो जाती है कि 1494 में कन्फर्म हो जाती है कि यहाँ पर पोर्टुगल्स आएंगे, स्पेन वाले नहीं आएंगे। क्लियर है? तो अब एक ज़मीन तैयार हो जाती है पोर्टुगल्स के आगमन के लिए इंडिया में। अब उसके बाद ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे आगमन होता है। तो सबसे पहले प्रिंस हेनरी की बात करते हैं, और ये छोटी सी ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हो ये वाली, तो ये जो ब्लू लाइन है यही है प्रिंस हेनरी का। यहाँ तक पहुँचे थे प्रिंस हेनरी, और 1460 में वो मर भी जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो शुरू करता है वो है हमारा डियास, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एनीवे, बस ये समझे कि एक्सप्लोरेशन कैसे चल रहा है धीरे धीरे। जो डियास है वो यहाँ से ऐसे शुरू करता है, यहाँ तक आता है, और केप ऑफ गुड होप को राउंड करके वो यहाँ रुक जाता है किसी पोर्ट के ऊपर, और वो अपने आप को एक कन्विंस कर लेता है कि मैं तो इंडिया तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ चुका हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, 1488 में मर जाता है। और उसके बाद 1497 में, इसके 10 साल के आसपास बाद, वास्को डी गामा शुरू करता है यहाँ से चलना, और वास्को डी गामा फाइनली केप ऑफ गुड होप से राउंड अप करके पहुँचता है कैलिकट इंडिया में 11 महीने के बाद। ये जो जर्नी है टोटल वो 11 महीने की है। तो फाइनली यहाँ कैलिकट पहुँच जाता है, जहाँ जैमोरिन से मिलता है, उसका स्वागत करता है। हालांकि जैमोरिन जो राजा था वो एक हिंदू राजा था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो लालची था, उसको बहुत सारा गिफ्ट चाहिए होता था, और उसे पता भी नहीं था कि जो पोर्टुगल्स इंडिया में आ रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर का जल्दी अपलोड करूँगा मैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो बताएं, कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश डेफिनेटली करूँगा।